हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सबको। आज हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक नए सेशन के साथ। आज हम कर रहे हैं इकोनॉमिक्स स्टेट पोर्शन करेंगे। हम पहले स्टेट का कंप्लीट होने के बाद या फिर हम साथ साथ देख लेंगे। ठीक है, तो आज हम चैप्टर फर्स्ट से शुरू कर रहे हैं और ये हमारे नोट्स होंगे। मतलब आपको चैप्टर लाइन टू लाइन नहीं यहाँ पर बताया जाएगा, आपको जो मेन चैप्टर में पढ़ना है वो आपको बताया जाएगा। मीन्स मैं आपको यहाँ पर नोट्स अवेलेबल कराऊंगी और फिर आपको हर एक चीज़ समझाऊंगी। यहाँ पर आपका कोई भी टॉपिक या फिर कोई भी चीज़ स्किप नहीं होने वाली है, हर चीज़ को यहाँ पर कंसिडर किया गया है। चलो शुरू करते हैं। फिर ये हमारा चैप्टर फर्स्ट है, उसका थोड़ा बेसिक सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं हम पहले, फिर देखते हैं। पहले हम जानेंगे कंज्यूमर कौन है, सेलर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है। तो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेकर चलते हैं कि जब भी हम कहीं मार्केट में कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो हम वहाँ पर किसका रोल प्ले करते हैं? कंज्यूमर का रोल प्ले करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलो 1 मिनट, हम अपना पेन ले लेते हैं। देखो, हम कंज्यूमर हैं, ठीक है, और कंज्यूमर क्या है? मार्केट से सामान लेने जाता है, ठीक है। किससे? सेलर से। मीन्स शॉपकीपर जो सेलर है उसके पास सामान लेने जाता है, ठीक है। और सेलर के पास जो सामान आता है वो किसके थ्रू आता है? ठीक है, तो बीच में जो रिटेलर्स होते हैं, रिटेलर, और यहाँ पर हम लगा लेंगे होलसेलर। और रिटेलर होलसेलर के पास जो सामान आता है वो आता है प्रोड्यूसर्स के द्वारा, ठीक है। तो एक तरीके की चेन है जिसके बारे में आपको पढ़ना है कि आप एक कंज्यूमर हो, आपके पास गुड्स और सर्विसेज आती कहाँ से हैं। तो फर्स्ट ये है, मीन्स ये जब हम कंज्यूमर के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो ये चेन ऐसी होती है, लेकिन जब हम प्रोड्यूसर के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो फर्स्ट पर हमारा प्रोड्यूसर ये रहेगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर है अब, ठीक है। आई थिंक आपको अब समझ आ गया कि कंज्यूमर कहाँ पे फर्स्ट है और कहाँ पर सेकंड है। ये क्लियर हो गया कि कंज्यूमर, सेलर कौन होता है, प्रोड्यूसर कौन होता है। अब हम उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अ कंज्यूमर इज़ अ पर्सन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज और हर वांट्स। एक कस्टमर, एक कंज्यूमर वो होता है जो क्या है? गुड्स और सर्विसेज को, मतलब गुड्स कोई भी सामान, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी वस्तु जिसको हम कंज्यूम करते हैं, कोई भी, चाहे वो आपके किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट हो सकता है, बेकरी प्रोडक्ट या फिर बिस्किट वगैरह, एनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट, या फिर कोई मटेरियल हो सकता है, फर्नीचर, लगेज, एनी वट एवर काइंड ऑफ गुड्स, ठीक है। और सर्विसेज, सर्विसेज मीन्स कोई भी ऐसे सर्विसेज जो आपने कंज्यूम की हैं। जैसे आप पार्लर में गए हो तो वहाँ पर जो सर्विसेज आपको मिली है, बैंक में चले गए, हॉस्पिटल में चले गए, वो सारी सर्विसेज आपको जो आपने कंज्यूम की हैं और उससे आपको जो सेटिस्फेक्शन मिली है, तो उसे हम यहाँ पर बोलते हैं कि कंज्यूमर कौन होता है? जो एक्चुअल में कंज्यूम करता है, राइट। यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि कंज्यूमर कौन होता है? हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ कम टू सेलर। हु इज सेलर? अ सेलर इज अ पर्सन हु सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज produced by him or her or produced by somebody else with the motive to earn profit. A seller may or may not be a producer. यहाँ पर बताया गया है सेलर कौन होता है। मैंने बताया था सबसे पहले कंज्यूमर, फिर उसके बाद सेलर, सेलर के बाद फिर हमारा आ गया, और चाहे रिटेलर आ जाएगा, चाहे कई बार हमारा सेलर ही प्रोड्यूसर हो जाता है, मतलब जो बनाता है वही बेचता है, और यहाँ पर आता है हमारा प्रोड्यूसर, ठीक है। ये हमारी चेन थी। तो यहाँ पर बताया गया है कि सेलर वो होता है जो कि गुड्स और सर्विसेज को बेचता है विद द मेन मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। क्लियर? कंज्यूमर जो है वो कंज्यूम मीन्स हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज। सेलर वो है whose motive to earn profit. Now come to producer. प्रोड्यूसर कौन है? प्रोड्यूसर हमारे हु प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज टू सेल इन द मार्केट टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। तो आपका सेलर कई बार प्रोड्यूसर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसका मेन मोटिव क्या है कि जो क्या करना है? अर्न प्रॉफिट करना है,
चाहे वो फार्मर्स, मैन्युफैक्चरर्स, किसी भी प्रकार के उसमें वो इंगेज हो। नाउ आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल दैट कि कंज्यूमर कौन है, सेलर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है। ऑल प्रोड्यूसर्स एंड आर सेलर्स बट, और एक ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, दैट ऑल प्रोड्यूसर्स सॉरी क्या निकल रहा है मेरे मुंह से, ऑल प्रोड्यूसर्स आर सेलर बट नॉट ऑल सेलर्स आर प्रोड्यूसर्स। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा गया, जितने भी प्रोड्यूसर हैं मीन्स जो क्या है प्रोडक्ट बनाते हैं, वो सभी सेलर्स हैं, वो बेचते हैं अपना सामान, लेकिन हर सेलर क्या है, प्रोड्यूसर नहीं है। ये क्लियर हो गया। चलो अब आगे देखते हैं। अ पर्सन हु इज़ वर्किंग फॉर अनदर पर्सन एंड गेटिंग पेड फॉर रेंडरिंग हिज और हर सर्विसेज इज कॉल्ड सर्विस होल्डर। सर्विस होल्डर किसे कहा जाता है, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको रेम्यूनरेशन मिलती है, जिसको कुछ पैसे मिलते हैं, ठीक है, फॉर रेंडरिंग हिज और सर्विसेज, मतलब अपना ही कोई सर्विस देने के लिए जिसको जो पैसा मिलता है उसे हम बोलते हैं सर्विस होल्डर। जैसे कि अ वर्कर इज़ बीइंग पेड इन रिटर्न फॉर रेंडरिंग हिज और हर लेबर सर्विसेज टू द प्रोड्यूसर। ठीक है, कोई व्यक्ति मान लो किसी फैक्ट्री में काम करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, सर्विस होल्डर कहेंगे, क्योंकि वहाँ पर वो क्या कर रहा है, इन एक्सचेंज ऑफ और इन रिटर्न ऑफ वो क्या कर रहा है, वहाँ पर पे उसको मिल रहा है, उसके रिटर्न में वो काम कर रहा है। ठीक है, ये सर्विस होल्डर मीन्स जो काम करेगा उसे हम बोलेंगे सर्विस होल्डर। और सर्विस प्रोवाइडर कौन होगा, जो कि क्या करता है, प्रोवाइड करता है। सर्विस मीन्स काम देता है। और प्रोड्यूसर हु प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर फॉर पेमेंट इन रिटर्न इज कॉल्ड सर्विस प्रोवाइडर। फॉर एग्जाम्पल, अ डॉक्टर रेंडरिंग हिज और हर मेडिकल सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ फीस। यहाँ पर क्या कहा है, जैसे कि पर्सन हु प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर्स, जो दूसरे लोगों को क्या देता है, काम देता है, उसे हम बोलेंगे सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट है, अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं। द एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ स्केयर रिसोर्सेज टू कैरी आउट प्रोडक्शन, कंजप्शन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, एक्स्ट्रा आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़, कोई भी जो एक्टिविटीज़ जो क्या कर रही हैं, जिसके थ्रू हमारे यहाँ पर क्या है, इनकम जनरेट हो रही है, कैरी आउट प्रोडक्शन, कंजप्शन मीन्स वहाँ कुछ पैदावार हो रही है, कंजप्शन मीन्स कुछ कंज्यूम किया जा रहा है, सेव किया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट की जा रही है। ठीक है, विद अ पर्पज़, ठीक है, विद द पर्पज़ और विद द यूज़ ऑफ स्केयर रिसोर्सेज, किसी पर्पज़ के लिए किया जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही नहीं कि आप जो क्या है विदाउट एनी पर्पज़ करोगे तो वो आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आएंगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये अल्फ्रेड मार्शल ने ये आपको एक मीन्स उन्होंने जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स के उससे दी है ये, बाय एंगेजिंग इन डाइवर्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अ पर्सन इज़ परफॉर्मिंग ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। देर आर 4 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यहाँ पर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये कि कौन कौन से जो हमारी क्या है 4 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। तो आपके सामने ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो फर्स्ट है आपका प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या है, इज़ डिफाइन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल एंड अदर इम्पोर्टेंट inputs such as labor, services into useful goods and services by means of acquiring utility. देखो इस लाइन को अंडरलाइन कर लेंगे हम। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, जब हम क्या करते हैं रॉ मटेरियल को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं उसे हम बोलेंगे प्रोडक्शन। और सिर्फ मशीन की इनपुट्स की वजह से नहीं, हम उसमें कुछ मतलब और भी मशीन्स के साथ हम लेबर भी लगाते हैं और उसके साथ हम क्या करते हैं यूटिलिटी, मतलब उसमें क्या करते हैं यूटिलिटी, यहाँ पर क्या बताया गया है, इनटू यूजफुल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द मीन्स ऑफ एक्वायरिंग यूटिलिटी। प्रोडक्शन करने में जो क्या कहते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़
जो 4 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो कौन सी हैं वो देख लेते हैं एक बार। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। प्रोडक्शन जो कि हम प्रोड्यूस करते हैं मीन्स कन्वर्टिंग ऑफ, एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टेंट इनपुट सच एज लेबर। ठीक है, जो मतलब कोई भी काम जब हम क्या करते हैं रॉ मटेरियल से किसी प्रोडक्ट में उसको प्रोसेस करके चेंज करते हैं तो वो कहलाता है प्रोडक्शन। सेविंग, सेविंग इज़ दैट पार्ट ऑफ वंस इनकम दैट इज़ नॉट कंज्यूम्ड एंड इट इज़ सेव्ड फॉर फ्यूचर कंजप्शन। ठीक है, मतलब इनकम का ऐसा हिस्सा जो हमने क्या नहीं किया, कंज्यूम नहीं किया, वो हमारी क्या कहलाएगी, सेविंग, ऑटोमेटिकली सेविंग कहलाएगी। जो पैसा आपने खर्च नहीं किया, इट मीन्स आपने बचाया है। नाउ कम टू नेक्स्ट वन, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ एसेट्स दैट हेल्प देम जनरेट एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? मीन्स आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की है, आपने कहीं पैसा लगाया है। ठीक है, वो जो पैसा लगाया है वो मीन्स आपने किसी यूज़ के लिए लगाया है, किसी फर्दर एक्सपेंशन के लिए लगाया है कि हाँ भाई, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपना कोई बिज़नेस ओपन किया हुआ था और उसमें 10 मशीनरी ऑलरेडी थी, लेकिन आपको प्रॉफिट हुआ, आपने ये सोचा कि हाँ भाई मैं इसमें 2 मशीन और लेकर आऊँ। ठीक है, तो मैंने वहाँ पर और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की और मैं 2 मशीन ले आई, वहाँ पर 12 मशीनरीज हो गई मेरी फैक्ट्री में। तो वहाँ पर वो क्या कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी, मेरी इन्वेस्टमेंट। क्लियर कि मैंने क्या किया है, कैपिटल को अपने को और बढ़ाया है आगे। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? हमने अभी ये पढ़ लिया कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मैंने आपको एक बार क्लियर करा देती हूँ, लास्ट में करा दूँगी। चलो जब ये हमारा बस अभी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि छोटा सा ये हमारा सेशन रहेगा, लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर करके चलूँगी। ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम रेफर्स टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस दैट अराइज फ्रॉम द अलोकेशन ऑफ स्क्वायर रिसोर्सेज टू वेरियस अल्टरनेटिव यूज़। इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये है हमारी, क्योंकि देखो हमारे जो हमारे पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उसके यूज़ हमारे पास क्या है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे वाटर है, वाटर एक प्रकार से हमारे पास लिमिटेड ही है। ठीक है, लिमिटेड है, लेकिन उसका यूज़ क्या है, हर जगह पानी चाहिए आपको, चाहे आप पौधों में पानी दे रहे हो, ठीक है, आपको फसल उगाने के लिए पानी चाहिए, आपको पीने के लिए, आपको जानवर को, एनिमल्स को, सबको पानी की नीड है, हर जगह पानी की नीड है, कपड़े धोने, नहाना, सब्जी बनाने, ईच एंड एवरीथिंग जो है वहाँ पर पानी का इंक्लूज़न है। तो आप क्या मतलब, और रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं, तो इसलिए एक क्या है हमारे लिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, दैट द रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट द नॉट द चॉइसेस, बट not the choices, or but not the still there lot of problems in our country regarding the resources। हर तरीके से हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाते हैं, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट कोल, पेट्रोलियम, ये सब भी हमारे पास लिमिटेड हैं। ठीक है, लेकिन क्या है, इसीलिए मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा है और हमारे पास इनके लिए मीन्स रिसोर्सेज हमारे पास क्या हैं, कम हैं। तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया। इसमें एक एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है तो वो देख लेते हैं हम। 10,000 rupees, 10,000 can either be used for the purchase of a mobile or to purchase a pair of branded shoes। Therefore, in the case one faces the problem of choice between a mobile and a pair of shoes due to the limited availability of scarce resources। Means क्या है, उसको 10,000 के शूज़ भी ख़रीदने हैं और 10,000 के सॉरी उसे 10,000 का शूज़ भी ख़रीदने हैं और 10,000 का उसे फ़ोन भी ख़रीदना है, लेकिन उसे चॉइस करनी है कि कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसके लिए, क्योंकि रिसोर्सेज यहाँ पर क्या है, पैसे, मनी क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, तो उसको देखना पड़ेगा कि कहाँ उसे यूज़ करे ताकि उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो उस मनी का। अगर उसे शूज़ की बहुत ज़्यादा नीड है, उसके पास शूज़ ही नहीं है, तो वो फ़ोन
फिर बाद में ले लेगा कभी, उसे शूज़ चाहिए। अगर उसके पास शूज़ ऑलरेडी हैं, ठीक है, भले ही वो पुराने हों और फ़ोन नहीं है, तो वो सोचेगा कोई बात नहीं, 1 महीना इसमें निकाल लेता हूँ, पहले फ़ोन ले लेता हूँ। तो यहाँ पर आपकी चॉइस मैटर करती है। नाउ कम टू नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कहलाएगी? देखो ये आगे है ना, ये सारी चीज़ें हमें काम आएंगी, तो ऐसे नहीं है कि आप मतलब इनको छोड़ दोगे। और ये 1 मार्क के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं ये सब चीज़ें, 1 मार्क 2 मार्क्स के लिए। Opportunity cost refers to the cost incurred by making a choice. In the above example, if the consumer is purchasing a pair of shoes, then then she need to sacrifice, means opportunity cost वो cost होती है जो जिस चीज़ को आप सेक्रीफाइस करके उस चीज़ को ख़रीदते हो, तो वो जो सेक्रीफाइस और जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो यहाँ पर झलकती है। जैसे यहाँ पर हमने देखा था कि उसे शूज़ ख़रीदने हैं या फिर मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है, ठीक है। अगर उसने उसमें क्या किया है, मान लो शूज़ उसने ख़रीदे हैं, तो जो उसकी सेक्रीफाइस क्या बन गया, मोबाइल फ़ोन, ठीक है। तो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ परचेजिंग शूज़ इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सेक्रीफाइसिंग, ठीक है। तो उसने क्या कर लिया, मतलब क्या किया, शूज़ को या फिर उसने फ़ोन को सेक्रीफाइस कर दिया, तो वो जो सेक्रीफाइसिंग जो कहलाएगा उसे द बेनिफिट ऑफ मोबाइल। उसने क्या किया, उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देखा, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स जैसे कि मुझे शूज़ की बहुत नीड है, तो ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि हाँ मैंने शूज़ की इम्पोर्टेंस को समझा और फ़ोन की जो कम इम्पोर्टेंस थी वो मैंने इसलिए छोड़ दिया उसे, ठीक है। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स आपके लिए कौन सा जो मतलब प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्कैरसिटी क्या होती है? इट इज़ द रूट क्योज ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बिकॉज द थिंग्स दैट सेटिस्फाई योर वांट्स आर लिमिटेड इन अवेलेबिलिटी। यह हमें क्लियर है कि जो स्कैरसिटी है वो क्या कहलाती है, वो यही है कि जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और लेकिन उनकी चॉइसेस, उनके यूजेस बहुत ज़्यादा हैं। चलो इसको आगे ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करते हैं क्योंकि हमें इसके बारे में खुद पता है। स्कैरसिटी इज़ द अंडर करेंट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है, क्योंकि इसीलिए हमें हर जगह मतलब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इसीलिए ये एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। चाहे हम मनी की, पैसे की बात करें, पानी की बात करें, पेट्रोल, कोल, इन सब मतलब किसी भी चीज़ की अगर हम बात करें तो हमारे पास सब चीज़ें क्या हैं, लिमिटेड है। हम अगर लैंड की भी बात करें तो वो लैंड भी क्या है, लिमिटेड है, क्योंकि वो भी आधी पानी से है, पहाड़ों से है, तो वो रहने का जो परसेंटेज है वो भी हमारा लिमिटेड है। द एग्रीगेट और एवरेजेस दैट रिलेट्स टू एन इंक्वायरी और सम रिलेशनशिप्स आर टेकन एज स्टैटिक्स, ठीक है। तो ये आपको छोटी सी मतलब डेफिनेशन है कि जो जब हम एग्रीगेट मतलब किसी का सार, पूर्ण सार, और या फिर उसका एवरेज जो उस किसी के रिलेशनशिप में अगर निकालें तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टैटिक्स, ठीक है। ये स्टैटिक्स इन प्लूरल सेंस एंड सिंगुलर सेंस, ये भी इम्पोर्टेंट है दोनों। refers to the systematic collection of numerical facts. It refers to the information in terms of number or numerical data such as employment, statistics, population. तो यहाँ पर इन्होंने, अगर हम प्लूरल की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने बताया है ये इस तरीके की इन्फॉर्मेशन है जो कि न्यूमेरिकल डाटा या फिर एम्प्लॉयमेंट स्टैटिक्स, पॉपुलेशन स्टैटिक्स को हमें दर्शाता है। सिंगुलर सेंस में देखते हैं, इट इम्प्लाइज साइंस ऑफ स्टडिंग द स्टैटिकल मेथड्स, इट रेफर्स टू द टेक्निक और मेथड्स। वहाँ पर बताया गया है दैट कि न्यूमेरिकल डाटा है, नंबर्स में है, और प्लूरल सिंगुलर में हमें बताया गया है कि ये क्या है, ये एक टेक्निक है, मेथड है, कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द डाटा, ठीक है। स्टैटिक्स में पूरे में ही आप डाटा के बारे में पढ़ोगे, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, डाटा को कैसे कलेक्ट करना है, डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे एनालाइज करना है, उसमें से
मतलब कोई भी चीज़ आपको जो चाहिए वो फाइंड करनी पड़ेगी। इंटरप्रेट मीन्स कैसे आपको उसकी इंटरप्रिटेशन, उसको कैसे दर्शाओगे, कैसे उसके बारे में बताओगे। कम टू द नेक्स्ट, स्टैटिकल टूल्स। कौन कौन से जो स्टैटिकल टूल्स हैं जो आप यूज़ करोगे, ठीक है, तो वो आप आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम अच्छे से पढ़ेंगे कि किन किन टूल्स की वजह से आप डाटा को कलेक्ट करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे। फिर है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स। क्या इम्पोर्टेंस है स्टैटिक्स की इकोनॉमिक्स में, ठीक है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन, स्टैटिक्स हेल्प द गवर्नमेंट एंड द पॉलिसी मेकर टू फॉर्मुलेट वेरियस पॉलिसीज़। देखो, अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास डाटा ही नहीं है, स्टैट अगर हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या हम किसी भी मतलब किसी के बेस पर हम पॉलिसी बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि देखो, अगर जो जैसे ये सेंसस होते हैं हमारे, जो हमारी जनगणना होती है उसमें जो डाटा कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, उसमें जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो स्टैट के बेसिस पर फिर उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, फिर उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसको इंटरप्रेट किया जाता है, फिर अच्छे से ऑर्गेनाइज, जो हमने पीछे स्टेप पढ़े हैं वही सब यहाँ पर आ जाएंगे। तो वो आप उसको लास्ट में इंटरप्रेट कब कर पाओगे? तभी कर पाओगे जब आपने सारी चीज़ें की होंगी, जब आपने क्या किया होगा, उसको एनालाइज किया होगा, ऑर्गेनाइज किया होगा, अच्छे से प्रेजेंट किया होगा उस डाटा को, तभी आप क्या पॉलिसीज़ बना पाओगे। फिर है एक्सेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। ये क्या करता है? एक्सेसिंग मीन्स बढ़ाता है, परफॉर्मेंस एक इकोनॉमिक मीन्स इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को एक्चुअली में बढ़ाता है। कैसे बढ़ाएगा? फॉर एग्जाम्पल, द डाटा ऑन द नेशनल इनकम कैन बी यूज टू कंपेयर द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ओवर ए टाइम ऑफ पीरियड। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस इस साल की और पिछले साल की कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, कि भाई अब की बार वीट और ग्रेन्स का जो क्या रहा, अब की बार जो हमारी जीडीपी कितनी थी, पिछली बार जीडीपी कितनी थी, वो किससे पॉसिबल है? स्टैट की वजह से। फिर है फैसिलिटेट रिसर्च। ये क्या करता है? रिसर्च फैसिलिटेट करता है, क्योंकि आपने कोई चीज़ निकाली है तो उस पर आप रिसर्च करोगे कि हाँ पिछली बार इतना था, अब की बार इतना रहा, तो क्यों रहा? अगर कम है तब भी रिसर्च करेंगे और ज़्यादा है तब भी रिसर्च करेंगे। वो रिसर्च तभी कर पाएंगे जब हम क्या करेंगे, हमारे पास डाटा होगा। हेल्पफुल इन सॉल्विंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है, क्योंकि अगर देखो कोई भी प्रॉब्लम हमें अराइज होती है तो हम उसका एक सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं, मीन्स उसका कोई दूसरा रास्ता ढूंढते हैं, और वो तभी हो पाएगा जब हम स्टेट से पहली प्रॉब्लम को ही जानेंगे। ठीक है, इट्स ए टूल फॉर सॉल्विंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम। द क्योज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर आइडेंटिफाइड थ्रू स्टैटिकल मेथड्स, अकॉर्डिंगली पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड, और उसी के हिसाब से पॉलिसीज बनाई जाती हैं। नाउ कम टू लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिक्स। क्या क्या लिमिटेशंस हैं? डिस्क्राइब ओनली क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। ये क्या करता है? सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को बताता है। क्वालिटेटिव मीन्स क्वालिटी को तो बताता ही नहीं है, नंबर्स के बारे में बात करता है। ठीक है, ये सिर्फ नंबर्स की बात करता है। ब्यूटी, लॉयल्टी, इन सब के लिए कोई जगह नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए इसको इतना अच्छा नहीं माना जाता। मतलब इसके आपके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं प्लस नेगेटिव भी हैं, तो ऐसे नहीं सोचना है कि हाँ ये यूज़फुल नहीं है, बहुत यूज़फुल है। स्टडीज़ ओनली एग्रीगेट्स। ठीक है, ये मतलब एक सार को पढ़ता है, मीन्स एक सार के बारे में स्टडी बताता है, एक इंडिविजुअल के बारे में नहीं बताता। अब जैसे जनगणना है कि हाँ भाई इतने % लोग पढ़े हुए हैं, ये किसी इंडिविजुअल के बारे में नहीं बताता कि कौन कितना पढ़ा हुआ है, नहीं। ठीक है, पॉपुलेशन है वो किसी एक के पर्सन के बारे में नहीं बता रही, वो ऑल ओवर द कंट्री जो पॉपुलेशन है हमारी उसके बारे में बता रहा है। तो ये क्या बताता है? एग्रीगेट्स के बारे में बताता है। तो इस वीडियो में हमने पूरा अपना चैप्टर क्लियर कर लिया है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अपना चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी पूछना है, तो आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको सोल्व करने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।